ठीक है फिर, क्या तुम हमेशा मुझे रोकती नहीं हो जब मैं भी तुम्हें बुद्धू या पागल बुलाता हूँ? तो अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ मुझे बुद्धू बोलने का। अब भी तुम्हें मुझसे नहीं बात करनी? ठीक है, मैं बुद्धू हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं बुद्धू हूँ। यस फाइन, आई एक्सेप्ट, मैं बुद्धू हूँ। कुछ देर बाद उसने बहुत सारे मैसेजेस भेजे और ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस में वो अपना मजाक उड़ा रहा था। ये देखने के बाद नव्या अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया क्योंकि उसे उसकी बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। मैं एक पागल हूँ जिसे पता है कि कौन उसके दिल में रहती, फिर भी मैंने उस इंसान का दिल ऐसे कैसे तोड़ दिया? ये गैर के लिए उसका दिल दुखाया। अब वो ही बुद्धू तुमसे वादा करता है कि वो ऐसी कोई भी हरकत आने वाले टाइम में दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, फिर से तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा, फालतू के लोगों की वजह से तो बिल्कुल नहीं। अब तुम मुझे इस बार माफ करोगी? अब क्योंकि नव्या को नहीं लग रहा था कि अक्षय अपनी गलती मानेगा, और अब क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली थी तो नव्या मुस्कुराई और अब उसका मूड भी अच्छा हो गया था। नीचे देखते हुए नव्या ने आगे के मैसेजेस पढ़े। नव्या, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे तुम्हें देखना है प्लीज। अचानक ही नव्या की नजर उस मैसेज पे पड़ी और वो हैरान हो गई। सोच भी नहीं सकती थी कि अक्षय का एक्सप्रेशन क्या होगा जब उसने वो मैसेज लिखा होगा। एक पल के लिए नव्या का दिल भारी हो गया। नव्या उस मैसेज से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए उस मैसेज की तरफ देख रही थी। इस टाइम उसको दरवाजा खुलने की आवाज आई। नव्या को कुछ सेकंड लगे इस बात से बाहर आने में। धड़ाम से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। अक्षय वापस आ गया था। नव्या हैरान थी। हाँ, वो चाहती थी कि अक्षय और जल्दी आता, लेकिन अब क्योंकि वो आ गया था वो घबरा गई और जल्दी जल्दी उसने वो मैसेज वाला फोल्डर बंद कर दिया और फोन को ब्लैंकेट के नीचे छुपा दिया। बाद में उसको लगा कि उसको फोन वहां ब्लैंकेट के नीचे नहीं छुपाना चाहिए था, इसलिए नव्या ने फटाफट फोन निकाला और वापस नाइट स्टैंड पर रख दिया। नव्या ने फिर से ब्लैंकेट ओढ़ ली और पहले की तरह बैठ गई। उसी पर नव्या ने रियलाइज किया कि उसके पेट में अब दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बारे में सोचकर भी नव्या को वापस पेट में दर्द फील होने लगा था। नव्या जोर से चिल्लाई, उसको बहुत दर्द हो रहा था। नव्या की शक्ल में दर्द दिख रहा था। तब क्यों नहीं दर्द हुआ जब वो मैसेजेस पढ़ रही थी? शायद वो मैसेजेस में इतना घुस गई थी कि वो अपने दर्द के बारे में भूल गई थी। तभी अक्षय अंदर आया, मानो उसने नव्या को चिल्लाते हुए सुन लिया था। फिर भागकर बेड पर आ गया नव्या के पास। उसने घबराते हुए नव्या से पूछा, क्या तुम्हें अभी भी बहुत पेन हो रहा है? हाँ, नव्या अक्षय को घूर रही थी और उस मैसेज के बारे में सोच रही थी जो उसने अभी पढ़ा था, और उसको अक्षय के लिए जो फीलिंग्स थी वो बदल रही थी, जिसकी वजह से नव्या को बहुत गर्म फील हो रहा था और पूरा मानो जैसे उसका दिल में सिर्फ अक्षय ही रहता हो, पूरे दिल में। नव्या ने कहा, हाँ अभी दर्द हो रहा है। अक्षय ने नव्या के मुंह पर अपना हाथ फेरा। उसकी भारी गहरी आवाज अचानक से बहुत शांत और धीमी हो गई थी। थोड़ी देर और सह लो, बस मैं पानी लेकर आता हूँ ताकि तुम अपनी दवाई ले सको। देखना फिर तुम्हारा दर्द फटाक से कम हो जाएगा। ठीक है, नव्या ने कहा। अक्षय कमरे से बाहर गया और उसने एक कप में गर्म पानी डाला। अक्षय ने एक कप और दवाई नाइट स्टैंड पर रख दी। उसने नव्या को पकड़ा और उसकी मदद की उसको सीधे बिठाने में। नव्या इतनी देर से बेड पर लेटी हुई थी और उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। जब अक्षय नव्या को सीधा बैठा रहा था तब नव्या को कुछ महसूस हुआ। वो अचानक रुक गई और उसने कहा, रुको। जब वो पहले हिली थी उसे तभी कुछ महसूस हुआ था और नव्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे घूमे और देखे। नव्या समझ गई थी कि क्या हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकती है। नव्या को बहुत ऑकवर्ड महसूस हो रहा था और उसका चेहरा एकदम पूरा लाल हो गया था। पहले उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसने किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं। उससे बस दर्द महसूस हो रहा था और पूरा टाइम यही सोचने में चला गया कि दर्द में आराम कैसे मिलेगा। और इस चक्कर में नव्या के दिमाग से निकल गया कि उसने अपना पजामा नहीं बदला। जब उसे ध्यान आया तो उसे जरा भी टाइम नहीं लगा ये गैस करने में कि अब उसे बेडशीट बदलनी होगी। नव्या फिर से परेशान हो गई। अब क्या करूं मैं? अब अक्षय को भला कैसे पता चलता कि नव्या किस चीज के लिए परेशान हो रही है? चिल्लाने और रोने के बाद फिर से उसे चुपचाप बैठा देखकर अक्षय को लगा कि शायद नव्या को फिर से दर्द हो रहा है। तुम्हें फिर से दर्द हो रहा है क्या? तुम पेन किलर ले लो जल्दी से और देखना तुम ठीक हो जाओगी। इतना कहकर अक्षय ने अपने दोनों हाथ से नव्या को उठाने की कोशिश की,
ऐसे ही अक्षय ने नव्या को उठाया। नव्या घबराकर जोर से चिल्लाई, वेट। उसने अपने दोनों हाथों से अक्षय का हाथ पीछे धकेल दिया। अक्षय को समझ नहीं आया कि नव्या को अचानक से क्या हो गया। उसने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ? आई मीन व्हाट हैपेंड? अगर तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मुझे बताओ ना। अब नव्या बहुत एम्बैरेस हो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने कहा, मैं वो तुम नहीं समझोगे। अक्षय ने गहरी सांस ली और हेल्पलेसली कहा, अगर मैं समझाऊंगी तो भी तुम मेरी बात नहीं समझोगे, तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा। उसने बेड का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। धीरे धीरे नव्या उठकर बैठ गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं अक्षय बेडशीट पर लगे हुए स्टेन देख ना ले, इसलिए उसने झट से ब्लैंकेट खींचा और अपनी लोअर बॉडी ढक ली। अक्षय को लगा जैसे नव्या बहुत अजीब बिहेव कर रही है, पर इस टाइम उसे सबसे ज्यादा नव्या के दर्द की चिंता थी, इसलिए उसने नव्या को पहले दवाई लेने के लिए कहा। सुनो, पहले दवाई ले लो, फिर मैं तुम्हारे लिए ब्राउन शुगर वाला गर्म पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, नव्या ने बहुत क्यूटली रिप्लाई किया। उसके चेहरे पर साफ साफ एम्बैरेसमेंट दिखाई दे रही थी। उसने कप पकड़ा। उसे पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक लगा। पानी गुनगुने पानी से थोड़ा सा ज्यादा गर्म था, पर बहुत गर्म नहीं था। अक्षय ने दवाई निकालकर नव्या के हाथ पर रख दी और कहा, कम ऑन, दवाई खा लो। नव्या ने अपनी उंगलियों से दवाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। नव्या ने जल्दी से पानी पी लिया और दवाई निकल ली। गर्म पानी धीरे धीरे उसके गले से उसके पेट तक पहुंचा। तब तक उसे धीरे धीरे अब गर्म महसूस होने लगा। अब कैसा लग रहा है? अक्षय ने नव्या के एक्सप्रेशंस देखे और उससे पूछा। नव्या ने स्माइल करते हुए कहा, दवाई इतनी जल्दी कैसे एक्ट करेगी? मैं थोड़ा लेट जाती हूँ और जल्दी दवाई असर करने लगेगी। ओके, तुमने कहा है ना कि वैसे भी तुम मेरे लिए ब्राउन शुगर वाटर बनाने जा रहे हो? हाँ, मैं अभी लेकर आया, अक्षय ने कहा। अक्षय ने देखा कि नव्या पहले की तरह चिड़चिड़ी नहीं है। उसे थोड़ी चैन की सांस मिली और वो कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही नव्या ने देखा कि अक्षय बाहर चला गया, उसने झट से अपना ब्लैंकेट उठाया और अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हुई। अभी तक दवाई ने अपना असर करना शुरू नहीं किया था और उसके पेट में भी अभी रुक रुक कर दर्द हो रहा था, पर इस समय नव्या का ध्यान कहीं और था और वो उस बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसे इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। नव्या ने अपना पेट पकड़ा और दबे पांव चलकर चेंजिंग रूम में गई। नव्या ने किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी और धीरे से उसने वार्डरोब खोला और उसमें से नया पजामा निकाला और साफ और धुले हुए कपड़े पहनने लगी। वो बहुत घबराई हुई थी और जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगी। जल्दबाजी में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो वार्डरोब से टकरा गई। इससे एक जोर से आवाज आई। अक्षय के कान हमेशा से बहुत तेज है, इसलिए फिर सी बात है कि अक्षय ने वो आवाज सुन ली। अक्षय को डर लगा कि न जाने नव्या को क्या हो गया, इसलिए वो जल्दी से कमरे में भाग कर आया। नव्या, नव्या। जैसे ही नव्या ने अक्षय की आवाज सुनी तो वो और घबरा गई। उसने एक पैर में पजामा पहन लिया था, उसे बस दूसरे पैर में पजामा डालना था। पर एकदम से अक्षय की बात सुनकर वो घबरा गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गई और जोर से चिल्लाने लगी, नव्या, 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 कहाँ हो तुम? अक्षय बेडरूम के अंदर आ गया। उसे बेड पर नव्या दिखाई नहीं दी, इसलिए जहां से आवाज आई थी वो वहां जल्दी से भागकर उस तरफ जाने लगा। अक्षय चेंजिंग रूम के अंदर गया। अक्षय ने वहां देखा कि नव्या जमीन पर गिरी हुई थी और उसने अपना पजामा भी ठीक से नहीं पहना था। अंदर मत आओ, बाहर जाओ प्लीज। नव्या को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, अंदर मत आओ प्लीज। अक्षय ने तुरंत नोटिस कर लिया था कि नव्या ने जो पहले पजामा पहना था वो कपड़े खराब हो गए। अचानक समझ गया कि नव्या इतनी देर से इतनी वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। तो बात यह है कि नव्या को शर्म आ रही थी, उससे एम्बेरसमेंट हो रही थी। अक्षय अपने लंबे पैरों से चलकर नव्या के पास गया। अक्षय जरा भी हैरान या शॉक नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर बिल्कुल शांत एक्सप्रेशंस थे। पहले उसने नव्या को उठाया और फिर उसे ठीक से पजामा पहनने में मदद की। नव्या इतनी ज्यादा एम्बैरस हो रही थी कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अक्षय ने देखा कि नव्या का पूरा चेहरा लाल हो गया है। वो समझ गया था कि नव्या को कितनी एम्बैरसमेंट महसूस हो रही होगी। अक्षय ने स्माइल किया और फिर अपनी उंगलियों से नव्या की नाक को स्क्रैच किया। इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? हाँ, इतना कहकर अक्षय ने नव्या को उसकी कमर से पकड़कर उठा लिया। नव्या हैरान हो गई, पर अक्षय की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था।
और उसने चुपचाप अक्षय का नेक पकड़ लिया। नव्या को गोद में उठाकर अक्षय उसे चेंजिंग रूम से बाहर ले आया। जैसे ही अक्षय नव्या को बेड पर लेटाने जा रहा था कि तभी नव्या ने कहा, मुझे बेड पर मत लेटाओ प्लीज। अक्षय बेड की तरफ मुड़ा और उसने ध्यान से देखा कि बेड का एक कोना जो कि ब्लैंकेट से ढका नहीं था, वहां स्टेन लगा था। तो उसका मतलब बेडशीट पर भी स्टेन लगा हुआ था। अब वो समझ गया कि अभी थोड़ी देर पहले वो बार बार खुद को ब्लैंकेट से क्यों कवर कर रही थी। अक्षय दूसरी तरफ मुड़ा और नव्या को सोफे की तरफ ले गया और उसे वहां बैठा दिया। तो नव्या से कहा, दोनों आराम से यहीं बैठो, यहाँ वहाँ घूमना बंद करो, मैं जाकर तुम्हारे लिए ब्राउन शुगर वाटर लेकर आता हूँ। नव्या थोड़ी ऑकवर्ड हो रही थी, पर फिर भी उसने चुपचाप अक्षय की बात मान ली। बस कुछ 10 सेकंड में ही अक्षय चला गया और ब्राउन शुगर वाटर लेकर आ गया। उसने वो नव्या के हाथ में दिया और कहा, दोनों इसे पीने के लिए ट्राई करो, कोशिश तो करो इसे पीने की। नव्या ने ग्लास पकड़ा और धीरे धीरे 2 घूंट पिए। अक्षय ने नव्या से कुछ भी नहीं कहा ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। उसने आर्मचेयर के आर्मरेस्ट पर अपने हथेली रखी और चुपचाप नव्या के चेहरे की तरफ देखता रहा। आधा गिलास पीने के बाद उसका चेहरा जो पीला पड़ गया था फिर से नॉर्मल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका नॉर्मल कलर वापस आ रहा है। नव्या ने अपनी नजरें ऊपर की और अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लग रहा है शायद दवाई का असर हो रहा है, अब पहले जितना दर्द नहीं हो रहा। दरअसल अक्षय को भी नहीं पता था कि दवाई का असर है या ब्राउन शुगर वाटर का असर है, पर जो भी हो सबसे जरूरी ये था कि नव्या को आराम मिल जाए और उसका दर्द कम हो जाए। सच में? अक्षय ने पूछा। उसे अभी भी नव्या की बहुत टेंशन हो रही थी। अक्षय ने अपना हाथ बढ़ाकर नव्या के फोरहेड पर हाथ लगाया और उसका टेम्परेचर चेक किया। अच्छी बात थी, अब उसका फोरहेड पहले जितना ठंडा नहीं था और अब उसे ठंडे पसीने नहीं आ रहे थे। नव्या का चेहरा पहले जैसा हो गया था। फाइनली अक्षय के सीने से एक भारी पत्थर उतर गया। उसने नव्या से कहा, तुम जल्दी से ब्राउन शुगर वाटर खत्म करो और मैं जाकर बेडशीट चेंज करता हूँ। जैसे ही अक्षय ने बेडशीट की बात की, नव्या फिर से एम्बैरेस हो गई और उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और चुपचाप शुगर वाटर पीने लगी। अक्षय नव्या को किस करना चाहता था, पर वो थोड़ा हाइट पर बैठा था। इस जगह से किस करना कन्वीनियंट नहीं था। अगर नीचे की तरफ झुकता तो वो बहुत अननेचुरल लगता, इसलिए उसने सोचा कि इस बारे में ना ही सोचना बेहतर होगा। अक्षय बेड के पास गया और जाकर पुरानी बेडशीट निकालने लगा। ब्राउन शुगर वाटर का ग्लास पकड़े हुए नव्या चुपचाप अक्षय की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। नव्या ने कभी नहीं सोचा था कि अक्षय जैसा घमंडी और गुस्से वाला लड़का एक दिन ये सब करेगा उसके लिए। जैसे ही नव्या ने ब्राउन शुगर वाटर खत्म किया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसके एक्सप्रेशंस फ्रीज हो गए। उसे ध्यान आया कि उसने अपने कपड़े तो बदल लिए, पर वो सैनिटरी पैड लगाना भूल गई है, क्योंकि सैनिटरी पैड्स वॉशरूम में रखे थे। अगर वो अभी लेने जाती तो अक्षय उसे जरूर देख लेता, इसलिए वो वॉशरूम जाने के बजाय चेंजिंग रूम में चली गई। नव्या बेसब्री से खड़ी हुई और अक्षय से कहा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। इतना कहकर नव्या बाहर भाग गई। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा, नाराज होते हुए कहा, धीरे जाओ, भागो मत। पर तब तक नव्या भाग गई थी और सीधा वॉशरूम में चली गई। दरवाजा बंद करते ही नव्या ने राहत की सांस ली। वो जल्दी से कबर्ड में सैनिटरी पैड ढूंढने लगी। पिछली बार जब उसे पीरियड्स हुए थे तो उसने तभी खरीदा था और उसमें अभी थोड़े पैड्स बाकी थे। अगर कबर्ड्स में सैनिटरी पैड्स नहीं मिलते तो उसे अक्षय को बाहर भेजना पड़ेगा पैड्स खरीदने के लिए, क्योंकि अक्षय तो नव्या को खुद बाहर सैनिटरी पैड लेने नहीं जाने देगा। इसी ने इमेजिन करके नव्या थोड़ी एम्बैरेस हो गई। वो तो किस्मत अच्छी थी कि नव्या ने जल्दी ही रिएक्ट किया था, इसलिए दाग ज्यादा नहीं लगा। जब तक नव्या का काम खत्म हुआ तब तक अक्षय लिविंग रूम में उसका वेट कर रहा था। अक्षय ने नव्या से पूछा, तुम ठीक हो ना? नव्या का चेहरा लाल हो गया था। उसने धीरे से अपने माथे पर बाल हटाते हुए कहा, बहुत लेट हो गया है, चलो सोते हैं। अगर तुम चाहती हो तो मैं आज रात को सोफे पर सो जाऊंगा, अक्षय ने कहा। सभी भी नव्या की बहुत फिक्र हो रही थी। नव्या ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि अक्षय कभी भी नव्या के साथ सोने के लिए मना नहीं करेगा, बस उसे ये नहीं पता था कि ऐसे टाइम में लड़कियों की कोई डिमांड होती है या फिर नहीं। जैसे जब भी उन्हें पीरियड्स होते हैं तो क्या उन्हें अकेले सोना पसंद होता है? पर उसे इस बात का डर भी था कि अगर रात को नव्या को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उसे उसके पास होना चाहिए, राइट? पर जब नव्या ने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। दोनों सोने के लिए वापस कमरे में चले गए। बेड पर पुराना बेडशीट हटाकर नया बेडशीट बिछा दिया गया था। जब नव्या को याद आया कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था तो वो फिर से एम्बैरेस हो गई। नव्या जाकर बेड पर लेट गई और अक्षय की तरफ फेस करने के लिए मुड़ी। उसने देखा कि अक्षय की आंखें बंद है और क्योंकि कमरे की लाइट्स ऑफ थी, बाहर से चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी।
और सीधा अक्षय के चेहरे पर पड़ रही थी। नव्या ने अपना चेहरा अक्षय के करीब किया। अक्षय को लगा कि शायद नव्या अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो जैसे वो हमेशा उसे हक करके सोता था, आज वैसे नहीं सो रहा था। वैसे तो नव्या समझ गई थी कि अक्षय उसके बारे में क्या सोच रहा था, पर फिर भी उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं अक्षय जानबूझकर उसे अवॉइड तो नहीं कर रहा है। नव्या ने अपनी आंखें रोल की। क्या तुम बेवकूफ हो? अक्षय ने नव्या के लिए कितना कुछ किया था। वो इतनी सी बात के लिए अक्षय पर गुस्सा कैसे हो सकती थी? वैसे लड़कियों को जब क्रम्स होते हैं तो उनके इमोशंस थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं, उन्हें मूड स्विंग्स होते हैं। थोड़ी देर में नव्या ने ये सब सोचना बंद किया और अपनी आंखें बंद करके सो गई। अगले दिन जिस अपार्टमेंट में सौम्या थी, वीकेंड था इसलिए क्लास नहीं जाना था। करीब 8 बजे थे। दीप्ति बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तब तक अचानक जोर से एक आवाज आई, जिससे दीप्ति की नींद खुल गई। उसने सोचा था कि वीकेंड है तो आराम से सोकर उठूंगी। दीप्ति ने अंगड़ाई ली, अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़ी सौम्या की तरफ देखने लगी। उसने हैरान होकर सौम्या से पूछा, सौम्या क्या कर रही हो तुम? उसने तकिया और ब्लैंकेट पर अपना हाथ रखा, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे, और ये सोचने लगी कि अमीर लोग कितने लग्जरियस चीजें यूज करते हैं और वहां उस बिस्तर पर सोना कितना कंफर्टेबल था। दीप्ति को ये बात पता थी कि अपनी जिंदगी में आज तक उसे सबसे अच्छी नींद इस अपार्टमेंट में आई है। सौम्या अपनी वार्डरोब से कपड़े निकालकर फोल्ड करके लगेज बैग में रख रही थी। उसे बहुत आराम से कहा, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, तुम भी जल्दी से अपना बैग पैक कर लो। थोड़ी देर के लिए दीप्ति हैरान हो गई। फिर वो एकदम से उठी और उठकर बेड पर बैठ गई और चिल्लाते हुए सौम्या से कहा, अपना सामान पैक कर रही हो? सौम्या क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम सच में यहाँ से जाने वाली हो? दीप्ति को लग रहा था कि कल रात सौम्या ने उस अपार्टमेंट में जाने की बात सिर्फ गुस्से में कही थी, और उसे लगा था कि सुबह सोकर उठने के बाद सौम्या अपना मन बदल देगी। आखिर कौन ऐसे लग्जरियस क्वींस विला को छोड़कर जाना चाहेगा? पर दीप्ति ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आंख खोलते ही सामने उसे सौम्या इस तरह अपना सामान पैक करते हुए दिखेगी, जैसे मानो वो सच में आज ही वहां से जाने वाली हो। वो ऐसा नहीं कर सकती है। हाँ, मैं बेवकूफ हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से जाना ही है। तुम्हें भी अब जल्दी उठना चाहिए, सौम्या ने दीप्ति की तरफ देखते हुए कहा। दीप्ति ने गुस्से में सौम्या से कहा, मैं नहीं उठने वाली हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और चली जाओ। और ऐसा बोल के वो वापस लेट गई। उसने गले तक खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। दीप्ति को इस तरह से देखकर सौम्या बहुत अजीब फील कर रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर भी वो अपना सामान पैक करती रही। आधे घंटे बाद सौम्या ने अपना लगेज बैग बंद किया और वो चारों तरफ देखने लगी कि कहीं कोई सामान तो नहीं भूल रही है वो। फिर सौम्या के चेहरे से ये पता चल रहा था कि वो भी वहां से जाना नहीं चाहती। एक बार उस जगह से जाने के बाद वहां आना पॉसिबल नहीं होगा। उसे वहां आने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। 9 बजे दीप्ति धीरे धीरे अपने बेड से उठी, अपना मुंह धोया और ब्रश करने बाहर आई। वो इतनी जल्दी उठना नहीं चाहती थी, पर उसे बहुत जोर से भूख लगी थी, और सौम्या ने जो ब्रेकफास्ट बनाया था उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि दीप्ति से रहा नहीं गया। सौम्या, तुमने क्या ब्रेकफास्ट बनाया है? वाह, कितना अच्छा ब्रेकफास्ट है। वाह, आज तुमने सच में बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है, सौम्या ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है और ये हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट है यहाँ, इसलिए मैं आज अच्छा ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी और मैंने बनाया। दीप्ति ने दुखी होकर सौम्या की तरफ देखा और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। सौम्या के यहाँ से जाने के बाद दीप्ति आराम से इतने बड़े घर में अकेले रह सकती है जैसे वो चाहती है। ये सोचकर दीप्ति को अब सौम्या के यहाँ से जाने की कोई परवाह नहीं थी। सौम्या और दीप्ति ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की और चुपचाप दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद दीप्ति उठकर सोफे के पास गई, आराम से सोफे पर लेट गई और टीवी ऑन कर दी। सौम्या ने टेबल वेयर पैक किया और अपने हाथ धोए और दीप्ति के पास जाकर उसने कहा, दीप्ति अब तुम्हें जल्दी करना चाहिए और पैकिंग कर लेनी चाहिए। मैं यही तुम्हारा वेट कर रही हूँ और हम साथ में यहाँ से निकलेंगे। दीप्ति बहुत अलग लग रही थी। उसने सौम्या की तरफ देखा और कहा, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो तुम कहाँ रहने वाली हो? उस पुराने घर में क्या? सौम्या ने दुखी होकर कहा, नहीं, मैं कॉलेज के डोमेट्री जा रही हूँ। तुम जहाँ डोमेट्री में रहती थी, तुम्हारे पास अभी भी वो बेड खाली है ना? मैं कुछ दिनों के लिए उस बेड पर सो जाऊंगी और फिर कॉलेज जाकर डोमेट्री में रहने के लिए अप्लाई कर दूंगी। दीप्ति ने कहा, तो फिर मेरे बेड पे सो जाना, वैसे भी वो खाली रहेगा। दीप्ति की बात सुनकर सौम्या तुरंत समझ गई कि वो वहां से नहीं जाने वाली है। दीप्ति, ऐसी वो दीप्ति को मनाने के लिए आगे कुछ बोलने वाली थी, तभी अचानक उसने डोरबेल की आवाज सुनी। दीप्ति ने कहा, इतनी सुबह सुबह कौन आएगा? अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, कहीं अक्षय तो नहीं आया? शायद वो तुम्हें यहाँ रोकने के लिए आया होगा,
जल्दी करो, जल्दी जाओ, दरवाजा खोलो। सौम्या दीप्ति की तरह ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी, पर फिर भी वो दरवाजा खोलने गई। दरवाजे पर अक्षय नहीं था, बल्कि सूट बूट पहने एक आदमी खड़ा था। सामने खड़ा आदमी घर के अंदर आया, सौम्या और दीप्ति की तरफ देखकर कहा, क्या तुम दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया है? सौम्या हैरान हो गई और कुछ देर के लिए चुप रही, और फिर वो समझ गई कि बात क्या है। उन लोगों को अक्षय ने भेजा था। शौक के मारे दीप्ति सोफे पर से कूद पड़ी और घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अक्षय ने तुम्हें यहाँ भेजा है हमें निकालने के लिए? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी ने वहीं उसके पास रखे हुए लगेज बैग की तरफ देखा। बहुत ही स्ट्रिक्ट बिजनेस वालों के मैनर में उसने बिना कोई दया दिखाए हुए कहा, हाँ, मुझे अक्षय सर ने भेजा है। मैं एक बार फिर से पूछूंगा, क्या तुम दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया है? बस इतना ही सामान है? सौम्या ने कहा, ये मेरा लगेज है, मेरी फ्रेंड ने अभी तक पैकिंग नहीं की है। दीप्ति इतनी आसानी से बात मानने वाली नहीं थी। दीप्ति ने उस आदमी के सामने चिल्लाते हुए कहा, मैं अपना सामान पैक नहीं करूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ से कैसे बाहर निकालते हो। उस आदमी ने अपनी वॉच की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें पैक करने के लिए 10 मिनट दे रहा हूँ। मैसेज बिल्कुल क्लियर था। अगर उसने 10 मिनट में अपना सामान पैक नहीं किया तो जबरदस्ती कोई कदम उठाना पड़ेगा। दीप्ति ने उस आदमी की आंखों में देखा और उसे थोड़ा डर लगने लगा। अचानक ही उसका कॉन्फिडेंस गायब हो गया। उसे बहुत अजीब लगने लगा। वो लोग सच में उन्हें जबरदस्ती घर से नहीं निकालने वाले हैं, राइट? सौम्या ने परेशान होकर दीप्ति से कहा, दीप्ति प्लीज जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। कम ऑन, चलो भी, तुम्हारी मदद करती हूँ मैं तुम्हारा सामान पैक करने में। दीप्ति ने गुस्से में उसका हाथ हटाया और कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। भले ही तुम मुझे जान से मार दो, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो सच में सोफे की तरफ चली गई, जाकर आराम से लेट गई। दीप्ति, सौम्या को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीप्ति क्या करे। सौम्या उसे यहाँ इस तरह अकेला छोड़कर जा भी नहीं सकती थी, इसलिए उसके पास बस यही रास्ता था कि वहां रुके और उसका इंतजार करे। थोड़ा टाइम बीत गया, 10 मिनट हो चुके थे। टाइम इज अप। उस आदमी ने अपना हाथ नीचे किया और फिर उसके पीछे खड़े उसके सबऑर्डिनेट्स को कुछ इशारा किया। उसके इशारा करते ही 2 आदमियों ने ग्लव्स पहने और कमरे के अंदर चले गए। 2 आदमी दीप्ति की तरफ गए। उन आदमियों ने एक एक तरफ से दीप्ति को पकड़ा और उसे सोफे से उठा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम लोगों ने मुझे नीचे नहीं उतारा तो मैं चिल्लाने लगूंगी। तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। बचाओ बचाओ, ये लोग मेरा रेप कर रहे हैं। दीप्ति बार बार स्टूपिड से एक्ट करके खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो ट्विस्ट कर रही थी कि वो लोग उसे छोड़ दें, पर दोनों आदमियों ने उसे इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। सौम्या, बताओ मुझे, इन्हें बोलो कि ये लोग मुझे नीचे उतारे, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर तुम लोग मुझे मार भी डालोगे मैं तब भी यहाँ से नहीं जाऊंगी, दीप्ति ने चिल्लाते हुए कहा। सौम्या का चेहरा पीला पड़ गया था। वो उन्हें रोकने नहीं गई, बल्कि वो अपना लगेज बैग खींचकर उनके पीछे पीछे चलने लगी। वो लोग दीप्ति को उठाकर एलिवेटर में ले गए, वहां से उसे फर्स्ट फ्लोर के लॉबी में ले गए और फिर उसे बाहर फेंक दिया। आइयो, तुम लोग कितने गिरे हुए हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। इतना कहकर दीप्ति ने अपना फोन निकाला और ऐसा लगा जैसे वो सच में पुलिस का नंबर डायल कर रही थी। दीप्ति, सौम्या जल्दी से उसके पास गई और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। दीप्ति, क्या तुम प्लीज ये सब ड्रामा बंद करोगी? क्वींस विला का वो अपार्टमेंट अक्षय के बिजनेस का पार्ट था, तो अगर वो पुलिस को भी बुलाती तो उसका कोई फायदा नहीं था। पर दीप्ति कहाँ मानने वाली थी। जब एक आदमी ने दीप्ति के सामने डफल बैग फेंका, उसका गुस्सा और बढ़ गया। दीप्ति ने रिग्रेट करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैंने पहले इस घर का सारा सामान बेच दिया होता। कम से कम मैंने इन सब चीजों को बेचकर कुछ पैसे तो कमा लिए होते। डैम इट! सौम्या को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि दीप्ति कुछ ऐसा कहेगी, और वो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। ओह हाँ! अचानक दीप्ति ने स्माइल किया। उसने खुश होकर कहा, हमारे पास तो अभी भी अपार्टमेंट की चाबी है ना। एक काम करते हैं, पहले इसके जाने का इंतजार करते हैं और जैसे ये लोग यहाँ से चले जाएंगे हम लोग अपार्टमेंट में वापस चले जाएंगे और फिर उसकी सारी चीजें बेच देंगे, क्योंकि अपार्टमेंट में सभी चीजें बड़े बड़े ब्रांड्स की हैं, उन्हें बेचकर काफी पैसे आ जाएंगे। ये सोचकर दीप्ति और भी ज्यादा हंसने लगी और खुश हो गई, क्योंकि ऐसे वो अक्षय से बदला ले पाएगी। दीप्ति की बात सुनकर सौम्या नाराज हो गई और बोली, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत करो दीप्ति प्लीज। दीप्ति को अपने डफल बैग की कोई भी चिंता नहीं थी। दीप्ति सीधा क्वींस विला के अंदर चली गई
फिर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जैसे वो फर्स्ट फ्लोर के लॉबी के अंदर गई, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे आगे जाने से रोक दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सॉरी, आप यहाँ रहते नहीं है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे उसे रोका, दीप्ति के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसने चिल्लाते हुए कहा, किसने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहती? तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या? मैं यहाँ रहती थी, तो तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? अक्षय सर मुझे पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। जो अपार्टमेंट उन्होंने तुम्हें दिया था वो उन्होंने वापस ले लिया है, इसलिए अब यहाँ पर तुम नहीं रहती हो, इसलिए प्लीज चली जाओ। सौम्या ने तुरंत दीप्ति को खींचा और दूसरी तरफ ले गई। इससे पहले कि उसकी और बेइज्जती हो, वो उसे रोकना चाहती थी। दीप्ति पहले ही बहुत कुछ कर चुकी थी। अब जाने दे यार, चल यहाँ से, सौम्या ने कहा। दीप्ति इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उसने जोर से अपने डफल बैग को किक किया। डैम, लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? सौम्या ने गहरी सांस ली और दीप्ति से कहा, कम ऑन, चल कॉलेज वापस चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। दीप्ति को इस तरह जिद करते हुए देखकर सौम्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मजबूर होकर वो पीछे की तरफ मुड़ी और उसने अपना सामान उठाया, वहां से जाने लगी। सौम्या, तभी पीछे से उसे दीप्ति की दुखी आवाज सुनाई दी। सौम्या ने अपने पीछे पीछे कदमों की आवाज आते हुए सुनी। वो तुरंत वहीं रुक गई और दीप्ति के आने का वेट करने लगी। उसे इतना भारी डफल बैग उठाते हुए देखकर सौम्या ने कहा, बैग मुझे दे दो। सौम्या ने फिर उसका डफल बैग उठाकर अपने लगेज पर रख दिया। सौम्या, तुम बहुत अच्छी हो। दीप्ति इमोशनल हो गई और फिर उसने ऐसा सौम्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। पर उसने सामान खींचने में सौम्या की मदद नहीं की। सिर्फ सौम्या ही अकेले सारा सामान खींच कर ले जा रही थी। सौम्या, तो फिर तुम आगे क्या करने वाली हो? तो क्या तुम सच में अक्षय को भूल जाओगी? सौम्या ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं उसे भूल जाऊंगी। भले ही उसके पास पहले कोई है जिसे वो पसंद करता है, पर फिर भी मैं हार नहीं मान सकती हूँ ना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वो मेरा हो जाए और मुझसे प्यार करने लगे। सौम्या की बात सुनकर दीप्ति ने सौम्या की पीठ थपथपाई और उसे एनकरेज करते हुए कहा, ये हुई ना बात, वो नव्या भी अक्षय की गर्लफ्रेंड में से एक है, उसमें से कोई बात नहीं। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। दूसरी तरफ क्वींस विला के टॉप फ्लोर पर इतनी रात को इतना कुछ हुआ कि अक्षय और नव्या काफी लेट सोए थे, इसलिए दोनों आज काफी देर तक सोते रहे। वो तो अच्छा था कि वीकेंड था, इसलिए उन्हें क्लास के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब अक्षय उठा और उसने अपनी आंखें खोली, उसे अभी तक आदत नहीं थी बिना किसी चीज को हक किए हुए सोने की। पर उसके सामने एक बहुत प्यारा सा और नाजुक सा चेहरा था। नव्या सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर अक्षय के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और नव्या का फोरहेड टच किया। टेम्परेचर नॉर्मल था और माथे पर अब बिल्कुल भी पसीना नहीं था। इसका मतलब वो आराम से सो रही थी, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। ये देखकर अक्षय को अच्छा लगा। अक्षय दूसरी तरफ मुड़ा और बेड से नीचे उतर गया। जैसे ही वो बेडरूम से बाहर निकल रहा था कि अचानक ही वो रुक गया और चेंजिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था। चेंजिंग रूम के फ्लोर पर कल रात को नव्या ने जो कपड़े बदले थे वो पड़े थे। अक्षय ने बेड पर सो रही नव्या की तरफ देखा और फिर चेंजिंग रूम के अंदर चला गया। वॉशरूम में अक्षय ने पजामे को अलग रखा और डेलिकेट कपड़ों को अलग रख दिया। उसने नव्या के डेलिकेट कपड़ों को सिंक में रखा। उसने नल चालू किया, सिंक को पानी से भर दिया और पानी में थोड़ा डिटर्जेंट डाल दिया। पर वो थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना है। बेडशीट और बाकी के कपड़े उसने लॉन्ड्री के लिए बाहर भेज दिए थे। वैसे इंटीमेट पर्सनल कपड़े किसी बाहर वाले से धुलवाना शायद ठीक नहीं होगा। भले ही उसे मशीन में क्यों ना धोया जाए, पर फिर भी उसे ये आइडिया ठीक नहीं लगा। जब अक्षय को याद आया कि नव्या को कल रात कितनी तकलीफ हो रही थी और उसका वो परेशानी वाला चेहरा याद करके उसे लगा कि शायद आज भी उसकी वैसी ही हालत होगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लड़कियों को जो हर महीने सहना पड़ता है वो इतना खतरनाक होता है। अक्षय ने सिंक में रखे हुए कपड़ों की तरफ देखा, गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया काम करने के लिए। वो बहुत कोशिश कर रहा था ये ना ध्यान देने की कि उसके हाथ में जो है वो नव्या के इंटीमेट कपड़े हैं, पर वो जितना ज्यादा कोशिश कर रहा था कि इस बारे में वो ना सोचे, उतने उसके दिमाग में बात घूम रही थी। अक्षय का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। अक्षय ने जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाया और उन्हें धो दिया। अभी उसका काम खत्म ही होने वाला था कि
उसे पीछे से एक सॉफ्ट आवाज सुनाई दी। अक्षय, क्या कर रहे हो तुम? नव्या भी सोकर उठ गई थी। अपनी आंखें मलते हुए नव्या बाहर आई और अक्षय के पीछे खड़ी होकर हैरान होकर उसे देखने लगी। एकदम से नव्या की आवाज सुनकर अक्षय दंग रह गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। क्या सच में अक्षय ने नव्या के कदमों की आवाज नहीं सुनी? अक्षय मन ही मन हंस रहा था। इसका मतलब वो कितना ध्यान से नव्या और उसके कपड़ों के बारे में सोच रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि नव्या कब यहाँ आ गई। वो खुद में इतना मशगूल था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे क्या हो रहा है। ऐसी चीजें जो अक्षय के साथ कभी नहीं होती है, क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत इंटेंस ट्रेनिंग ली है, इसलिए वो हर समय अलर्ट रहता है। नव्या बाथरूम के अंदर चली गई। तब उसने देखा कि अक्षय ने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। ये तो मेरे कपड़े हैं ना, वो भी मेरे इंटीमेट वेयर्स। नव्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। उसे लगा जैसे वो कोई सपना तो नहीं देख रही। नव्या का पूरा चेहरा लाल हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या कर रहे हो? अक्षय ने हल्की सी स्माइल की और नव्या की तरफ बिल्कुल शांति से देखा और कहा, तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कपड़े धो रहा हूँ? अक्षय की बात सुनकर नव्या का चेहरा लाल हो गया। तुमसे किसने कहा था मेरे कपड़े धोने के लिए? नव्या ने जोर से अपने पैर जमीन पर पटके। वो जल्दी से अक्षय की तरफ गई, पर अक्षय समझ गया कि नव्या उसकी तरफ क्यों आ रही है। उसने तुरंत नव्या के हाथ को डॉज किया और उसके हाथ में जो नव्या के कपड़े थे उन्हें ऊपर हवा में कर लिया ताकि नव्या उनसे छीन ना पाए। कपड़े मुझे वापस दो यार, मेरे कपड़े वापस दो मुझे। नव्या उछलकर अक्षय के हाथ से अपने कपड़े लेने की कोशिश करने लगी, फिर क्योंकि वो हाइट में बहुत छोटी थी उसके उछलने का कोई फायदा नहीं था। अगर अक्षय खुद उसे उसके कपड़े नहीं देगा तो फिर नव्या के पास अपने कपड़े लेने का कोई रास्ता नहीं था, कोई चांस नहीं था। अक्षय ने हंसते हुए कहा, मेरा काम बस हो गया है, तो मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? अक्षय ने अपने हाथों में नव्या के कपड़े पकड़कर हाथ फैलाते हुए ऐसा कहा। अब नव्या का चेहरा एकदम लाल हो गया था। वह ऐसा कैसे कर सकता है? तुम कितने बेशर्म हो, तुम बहुत बेशर्म हो। मेरे कपड़े, जल्दी से मुझे मेरे कपड़े वापस करो। अपनी कमजोर और अपनी एम्बिशन को नजरअंदाज करते हुए नव्या अपने कपड़े वापस लेने की पूरी कोशिश कर रही थी। अक्षय ने उसके कपड़ों पर कमेंट करते हुए कहा, ये स्टाइल काफी क्यूट है, पर मुझे ब्लैक लेस वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि जो कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाया था तो तुम मुझे पहनकर दिखाओगी। नव्या, तुम अपनी बातें खाकर करना मोटी मत हो जाना। अक्षय, नव्या से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अक्षय पर चिल्ला दिया। आखिर उससे कैसे देखा जाता कि उसके इंटीमेट कपड़े, पर्सनल कपड़े अक्षय के हाथ में है और वो उनसे खेल रहा है। अक्षय ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हाँ तो क्या पिछली बार जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था उसको पूरा तुम नहीं करने वाली हो क्या? ओके ओके ओके, जैसा तुम कहो, पर पहले मुझे मेरी चीजें वापस दो। नव्या ने ध्यान नहीं दिया कि अक्षय ने अभी क्या कहा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अक्षय के हाथ पर उसके कपड़ों पर था। अक्षय को जो आंसर चाहिए था वो उसे मिल गया, इसलिए अब वो खुश था। वो बस चाहता था कि नव्या प्रॉमिस कर दे। अगर वो अपनी बात से मुकर भी जाती है तो अक्षय जानता था कि उसे नव्या से उसका प्रॉमिस कैसे पूरा कराना है। अक्षय के दिमाग में जो चल रहा था वो सोचकर अक्षय खुश हो रहा था और फिर वो स्माइल करने लगा।